Hi guys, welcome back to our YouTube channel 10th and 12th NCERT Biology. गाइज लास्ट वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था. आज हमने स्टडी करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके गाइज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें मेल एंड फीमेल पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, now let's start. We are also familiar with modes of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created. जैसे मैंने आपको बताया, इसमें two individual involve होते हैं एक नई जनरेशन को क्रिएट करने के लिए. बुल्स अलोन कैनॉट प्रोड्यूस न्यू कैल्व्स. बुल्स जो है अकेले न्यू कैल्व्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. नॉर कैन हैंस अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स. इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन. What is the significance of this sexual mode of reproduction? Are there any limitation of the asexual mode of reproduction which we have been discussing above? गाइज देखो, मैंने आपको जैसे बताया इसमें मेल और फीमेल सेक्सेस प्रेजेंट होने चाहिए न्यू इंडिविजुअल को जनरेट करने के लिए. इसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को डीपली हम स्टडी करेंगे आगे इस चैप्टर में. The creation of two new cells from one involves copying of DNA as well as of the cellular apparatus. The creation of two new cells from one involve copying of the DNA as well as of the cellular apparatus. इसमें क्या बताया गया कि अगर दो न्यू सेल्स हमने जनरेट करने हैं फ्रॉम वन, एक पेरेंट से अगर हमने टू न्यू सेल्स जनरेट करने हैं तो उसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ इट्स डीएनए. उसका डीएनए कॉपी होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था. उसका डीएनए एज वेल एज उसका सेलुलर अपरेटस भी कॉपी होता है. The DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate. DNA copying बिल्कुल भी accurate नहीं होता, absolutely accurate नहीं होता. And the resultant error are a source of variation in population of organism. और जो resultant होता है बिल्कुल accurate DNA ना होने की वजह से जो resultant error आता है वो create करता है variation in population of organism. ठीक है, every individual organism cannot be protected by variation, but in a population variation are useful for ensuring the survival of the species. अब एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो एक वेरिएशन से प्रोटेक्ट नहीं हो सकता, बट इन पॉपुलेशन में एक वेरिएशन बहुत ही यूजफुल थिंग है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज. जैसे कि आपको बताया था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर समझ लीजिए कोई हैजर्ड आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, तो वो जो हैबिटेट होगा उसका जो एडाप्टेशन की होगी जिस ऑर्गेनिज्म में वो तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगी. बट अगर वेरिएशन हुई होगी उस पॉपुलेशन में तो वो उस वेरिएबल एटमॉस्फेयर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए वेरिएशन, टाइमली वेरिएशन बहुत ही जरूरी होता है. It would therefore make sense if organism came up with reproductive modes that allow more or more variation to be generation. इसलिए और जो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो केम अप होते हैं विद रिप्रोडक्टिव मोड्स जो कि अलो करते हैं वेरिएशंस. ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन में वेरिएशंस अलो करते हैं. While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fearful slow process. देखिए, जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है वो जैसे कि आपको बताया गया कि वो एब्सोल्यूट एक्यूरेट नहीं होता, बट ये इतना एक्यूरेट तो होता है कि एक स्लाइट वेरिएशन ही क्रिएट कर सके और किसी बड़े वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए एक लॉन्ग फेयर स्लो प्रोसेस क्रिएट करती है. मतलब अगर आपको एक चीज को कंप्लीटली वेरिएबल करना है तो एक लंबा प्रोसेस चाहिए होगा, क्योंकि वन जनरेशन में थोड़ा वेरिएबल होगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा और वेरिएशन होगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा और वेरिएशन होगा, और काफी लॉन्ग प्रोसेस के बाद एक कंप्लीट वेरिएशन हो पाएगा. इफ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वाज टू बी लेस एक्यूरेट, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die. अब क्या होता है कि अगर डीएनए कॉपिंग कंप्लीटली कॉपी जो है वो कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं हो, अगर कंप्लीटली एक्यूरेट ना हो या लेस एक्यूरेट हो, तो क्या होता है कि जो रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज है वो एबल नहीं होती है वर्क करने के लिए. सिर्फ सेलुलर अपरेटस के बेसिस पे वो वर्क नहीं कर सकती, इसलिए अनफॉर्चुनेटली वो डाई कर जाएंगी. ठीक है, सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड अप? Each new generation is made in a DNA copy that already have variation accumulated from previous generations. Thus, two different individuals in a population would have quite different pattern of accumulated variation. Since all of these variation are in living individual, it is assured that they do not have any really bad effects. अब क्या होता है कि each variation जो है वो DNA copy के टाइमिंग पे ही होता है और ऑलरेडी ही
लास्ट जनरेशन भी थोड़ा वेरिएशन कर चुकी होती है, उससे नेक्स्ट जनरेशन भी थोड़ा वेरिएशन कर चुकी होती है। इसीलिए क्या होता है कि एक नई जब जनरेशन क्रिएट होती है तो हमें उसमें ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि ज़्यादा वेरिएशन हो चुकी है। बट ये काफ़ी जनरेशन में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन हो चुकी होती है, और बट जब ये थोड़ी थोड़ी वेरिएशन के बाद हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें ज़्यादा मेजर डिफरेंस स्टडी नहीं होता, उसमें समझ में नहीं आता। Thus, two different individual in a population would have a quite different pattern. अब क्या होता है कि अगर दो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं एक पॉपुलेशन में, उनके क्वाइट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि एक मेल है एक फीमेल है, उनका कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न होता है, फीमेल्स अलग होती हैं, मेल्स अलग होती हैं, और दोनों में अपना अपना वेरिएशन हुआ होता है। Since all these variation are living individual, it is assured that they do not have any really bad effect. अब जो ये वेरिएशंस हैं ये दोनों एक लिविंग इंडिविजुअल के अंदर, एक लिविंग मेल के अंदर वेरिएशन है और दूसरा लिविंग फीमेल के अंदर वेरिएशन है। अगर दोनों ये मेट करते हैं और जो नई जनरेशन डेवलप होती है विद अ न्यू वेरिएशन, तो उसका हम ये सोच सकते हैं उसका कोई ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कंबाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट। जैसे कि बताया, दोनों अगर वेरिएंट को कंबाइन किया जाए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल तो एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट क्रिएट करते हैं जो कि ज्यादा बैड इफेक्ट का नहीं होता। अगर गाइस किसी को इसमें ये पैराग्राफ एक ऐसा है जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नॉवल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल। The sexual mode of incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction. अब sexual mode of reproduction में क्या होता है कि कंबाइन किया जाता है DNA from two different individual during reproduction. गाइस किसी को अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो वो अपने बुक पेज नंबर 134 पे जाके देख सकता है। आगे बताया गया, thus this created a major difficulty if each new generation is to be the combination of the DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. Thus is likely to mess up the control of cellular apparatus by the DNA. How many ways can we think of the solving this difficulty? अब ये बताया गया है कि ये एक मेजर डिफिकल्टी भी इस प्रोसेस में आती है, वो ये है, अगर इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉपीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, अगर एक नई जनरेशन जो आई है, जो नई जनरेशन बनी है दो इंडिविजुअल के मेटिंग के बाद जो नई जनरेशन आई है, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज होता है, कॉम्बिनेशन होती है दो डिफरेंट टाइप के डीएनए की फ्रॉम टू डिफरेंट प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल। तो क्या होता है, ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप having twice the amount of DNA that the previous generation have. उसमें क्या होता है कि जो पिछली जनरेशन के DNA होते हैं उसका ट्वाइस होता है, ट्वाइस द DNA इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये लाइकली होता है कि मेसअप हो जाता है, दो इंडिविजुअल के अलग अलग DNA कॉपी करना बहुत ही मेसिंग सिस्टम होता है, और इसका कंट्रोल ऑफ द सेलुलर apparatus ऑफ DNA को करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि DNA जब एक प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल से न्यू जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो उसका डीएनए जब न्यू इंडिविजुअल में ट्रांसफर होता है फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, तो उनका जो मैचिंग होता है वो मैसअप कर जाता है। ठीक है, फिर उनका कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कम्प्लेक्स द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीज। अब हमने आगे भी देखा है, पहले भी बताया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जैसे यूनिसेलुलर होते हैं उसके बाद मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, वैसे ही धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म जो है मोर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं जैसे ही उनकी स्पेशलाइजेशन बढ़ती है, जैसे टिश्यूज इंक्रीज होते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, तो उनकी जो है कम्प्लेक्सिटी वो भी बढ़ जाती है। One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is the same special lineage of cells in a specialized organ in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to non-reproductive body cells. वैसे कि आपको पता होगा, इस चीज के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या होता है। ऐसा नहीं है कि जो डीएनए एक पेरेंट से गया है और जो डीएनए दूसरे पेरेंट से गया है वो पूरा ही जाके नेक्स्ट जनरेशन में डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि हाफ द डीएनए जो है वो कॉपी करके एक पेरेंट से आते हैं, हाफ डीएनए कॉपी करके दूसरे पेरेंट से आते हैं, और जब न्यू जनरेशन में वो डीएनए जाता है तो वो इक्वल अमाउंट होता है,
इंडिविजुअल के इक्वल अमाउंट ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मदर का डबल हो जाएगा वहां जाके और फादर का भी डबल हो जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन में डबलिंग हो जाएगी दोनों के डीएनए से डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कॉपी होते हैं, आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में जाके वहां पर भी ये उतने ही रहते हैं, ठीक है। दस इज अचीव्ड, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि 46 इसके हैं, 46 इसके हैं, 24 इसके आएंगे, 24 इसके आएंगे, ठीक है। और यहाँ आकर फिर से 46 हो जाएगा, सॉरी 23, आई एम रियली वेरी सॉरी, 23 आएंगे और यहाँ पर आके 46 हो जाएंगे। देखिए सेम है, ऐसा होता है, ओके। अब क्या है, दिस इज अचीव्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। ये जो ब्रेकेज ऑफ डीएनए होता है, यहाँ पर जो ब्रेकेज होती है 46 का 23 हो जाएगा, ये ब्रेकेज होती है मियोसिस की वजह से। इस प्रोसेस को सेल डिवीजन भी बोलते हैं। दस व्हेन दीज जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल कंबाइंड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। दस क्या होता है कि ये जर्म सेल्स ऑफ टू इंडिविजुअल कंबाइन होते हैं और एक नई इंडिविजुअल में जाकर थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नई इंडिविजुअल को जनरेट करते हैं। It results in re-establishment of number of chromosomes and the DNA content in the new generation. इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के बाद एस्टैब्लिशमेंट होती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स न्यू जनरेशन में जाते हैं, डीएनए कंटेंट भी सेम रहता है न्यू जनरेशन में, ठीक है। इफ द zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissues and organs, then it has to be sufficient stores of energy for doing this. अगर एक zygote को, if the zygote is to grow and develop into an organism, ठीक है, अगर किसी zygote को ग्रो करना है और एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप होना है, तो उसके पास अगर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हैं तो उसके पास एक सफिशिएंट स्टोर ऑफ एनर्जी भी होना चाहिए ये वर्क डन करने के लिए। इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स इट इज सीन दैट द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर और मे बी सिमिलर, बट एज द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज। अब पहले क्या होता है, जो जर्म सेल्स होते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में और सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, तो जर्म सेल होते हैं वो ज्यादा डिफरेंट नहीं होते एक दूसरे से, तो क्या होता है कि वो सिमिलर ही होते हैं। जैसे ही बॉडी के डिजाइन में कम्प्लेक्सिटी आती है, जो जर्म सेल्स हैं वो भी स्पेशलाइज हो जाते हैं। वर्म जैसे कि सिंगल ऑर्गेनिजम्स में क्या था, वेजिटेटिव सेल था और जनरेटिव सेल था, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पर यहाँ पर जर्म सेल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। One germ cell is large and contain the food store while the other is smaller and like to be motile. अब क्या होता है, वन जर्म सेल जो है बड़ा होता है जिसमें फूड स्टोर होता है और जो दूसरा जर्म सेल होता है वो छोटा होता है जो कि मोटाइल होता है। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गमीट। अब क्या होता है कि यहाँ पर मोटाइल जर्म सेल जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो मेल गमीट होता है और जो जर्म सेल जिसमें स्टोर्ड फूड होता है उसको फीमेल गमीट बोलते हैं, ठीक है। We shall see in the next few sections how the need to create these two different type of gametes give rise to differences in the male and female reproductive organs. अब हम आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे ये अलग अलग टाइप्स के जो गेमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल गेमीट्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है और कैसे इन दोनों मेल्स एंड फीमेल गेमीट्स की नीड होती है नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एंड इन सम केसेस डिफरेंसेस इन द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, ये भी देखेंगे कि दोनों की बॉडीज में क्या डिफरेंस होते हैं। गाइस ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, जिसको नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं इसको दोबारा भी आपको स्टडी करवा दूंगी, ठीक है। जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइज।